जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम इस संसद के बारे में जानेंगे, साथ ही राज्यसभा और लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। आज के वीडियो को हम डायग्राम के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। भारत के लोकतंत्र में संसद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी उम्मीदवार चुनते हैं या चुने जाते हैं और जो देश के लिए जो भी नियम बनता है, ये सब काम संसद में ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ऐसा उम्मीद है। साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। संसद, देखिए, जिसे हम लोग पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। संसद शब्द की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है, ठीक है। इसलिए संसद की जननी ब्रिटेन को भी कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। बात करें भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये संसद के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इन्हीं तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ पे संसद टिका हुआ है। तीनों स्तंभ इसलिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोई भी बिल अगर पेश किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, वहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाके राष्ट्रपति के साइन के साथ ही वो विधेयक बन जाता है। इन तीनों में से किसी एक के बिना वो अधूरा रह जाता है, इसलिए ये संसद के तीनों ही महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है। तो बात करें अगर संसद के महत्वपूर्ण अंग के बारे में, तो 3 अंग हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा संसद कितने अंग होते हैं, तो 3। बात करते हैं भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद का अनुच्छेद 79 में उल्लेख मिलता है। याद कीजिएगा, अनुच्छेद 79 में उल्लेख मिलता है, जबकि लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख मिलता है। और वहीं राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में उल्लेख मिलता है। तो इसको भी अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बात करते हैं संसद के कितने अंग होते हैं। अभी हमने बताया आपको 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि क्वेश्चन है संसद के कितने सदन होते हैं। देखिए, सदन को हाउस भी बोला जाता है, और हाउस की बात करें तो ये 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद 3 सेशन में चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसको भी ध्यान रखिएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र में बजट पेश किया जाता है, जबकि शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संसद के साथ साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी जानेंगे। साथ ही नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बारे में भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कितना अलग है और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पुराना संसद भवन है। पहले हमारा इसी में संसद चलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये नया संसद भवन बना है। अब न्यू सेशन इसी में स्टार्ट होगा। देखिए, नया संसद भवन जो बना है, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए बना है। ये पुराने संसद भवन से बहुत ही अलग है। इसमें अलग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। देखिए, पुराने संसद भवन और नए संसद भवन के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका शिलान्यास, देखिए, इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। नया संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ था, जबकि पुराने का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद निर्माण की अगर बात करते हैं तो नया संसद भवन को बनने में 3 साल लगे थे, जबकि पुराने संसद भवन को बनने में 6 साल लगे थे। ये 2023 में कंप्लीट हो गया, जबकि पुराना संसद भवन 1927 में कंप्लीट हुआ था। अगर खर्च की बात करें तो पुराने संसद भवन में 83 लाख रुपए लगे थे बनाने में इसको, जबकि नए संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ का खर्च आया है, ठीक है। डिजाइनर, देखिए, नए संसद भवन के कौन डिजाइनर हैं, तो HCP डिजाइन्स ने इसको डिज़ाइन किया है, जबकि पुराने संसद भवन के डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर थे। याद रखिएगा,
कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुराने संसद भवन के कौन से डिजाइनर थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था, जबकि पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटनकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। याद रखिएगा इसको। सबसे देखिए, आते हैं मेन पॉइंट पे, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें 552 अधिकतम 552 सीटें थी, जबकि राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 थी। लेकिन नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटों की व्यवस्था, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है और ये कितना भविष्य को लेकर सोचा गया है, ताकि आगे फिर से इसको बनाने की ज़रूरत ना हो। देखिए कितना बड़ा हाल है, लोकसभा हाल, इसमें 1272 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था है। साथ ही नए संसद भवन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो और विभिन्न सुविधाएं भी पुराने संसद भवन की अपेक्षा अच्छे से मिले। दोस्तों, उम्मीद है आप संसद भवन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा की बात करते हैं पहले। तो लोकसभा को जनता का सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, उसके बाद हाउस ऑफ पीपुल, अस्थाई सदन, युवाओं का सदन भी कहते हैं। देखिए, अस्थाई सदन इसे कहा जाता है। जो लोकसभा होता है अस्थाई सदन है, इसको ध्यान दीजिएगा, जबकि राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जबकि लोकसभा का विघटन होता है। चलिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, जबकि राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा को चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन, साथ ही काउंसिल ऑफ स्टेट, स्थायी सदन, बड़ों का सदन। देखिए, हमने बोला था कि स्थायी सदन कभी बोलते हैं, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। एक और फैक्ट है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सांसदों से ही चुनकर बनाया जाता है। वहीं बात करें लोकसभा के अध्यक्ष ना बनने तक लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और प्रोटेम स्पीकर तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है। लोकसभा में सांसद जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि राज्यसभा में सांसदों द्वारा चुन के आते हैं। तो ये अंतर समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी अंतर है। आइए अब लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है उसको भी डायग्राम द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने पहले बताया है कि भारतीय संसद के लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये तीनों मिलकर ही भारतीय संसद बनती है। इनके बिना कल्पना करना बेकार है। अब बात करते हैं सीटों की। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर अधिकतम सदस्यों में से, तो अभी फिलहाल में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। याद रखिएगा, लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा के
वर्तमान में 245 सांसद हैं। अब चलिए देखते हैं। देखिए जो 550 की व्यवस्था किया गया है लोकसभा के लिए, अधिकतम 550 में से राज्यों से 530 ही अधिकतम आ सकते हैं। इसको भी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। राज्यों से अधिकतम सदस्य 530 निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कितने हैं? हमारे टोटल लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 524 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। 543 में से 524 राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। चलिए बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में 200 अधिकतम 250 सीटों के लिए व्यवस्था किया गया है। इन 250 में 238 निर्वाचित सदस्यों के लिए, जबकि 12 मनोनीत सदस्यों के लिए। मनोनीत सदस्य जो 12 व्यवस्था किया गया है, ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। वो खेल से, संस्कृति से, जिस क्षेत्र से चाहें वो कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल में राज्यसभा में टोटल हमारे 245 सांसद हैं और 245 सांसदों में 233 सांसद निर्वाचित होके आए हैं, जबकि 12 सांसद मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी सबसे प्रमुख आपके लिए मुख्य है, आप याद रखिए अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने होते हैं, तो इसको याद रखिए 550। अभी फ़िलहाल कितने हैं? 543, जबकि राज्यसभा में 250 और अभी कितने हैं? 245। इतना याद रखिएगा। चलिए संसद पर आधारित कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। देखिए संघीय व्यवस्था को बोल रहा है, संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। अभी आपको हमने बताया है कि 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? बताइए, संसद का लोकप्रिय सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। अभी हमने बताया था आपको वीडियो में कि संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन है? बताइए, ये भी हम लोग वीडियो में पढ़े हैं। संसद का अस्थाई सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा। संसद का अस्थाई सदन है। हमने बताया था क्यों अस्थाई सदन है, क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसलिए ये संसद का अस्थाई सदन है। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? बताइए, संसद को ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। संसद को कौन भंग कर सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। देखिए, संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वही भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? देखिए आपके ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 माह। 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है। 6 माह से अधिकतम अंतराल नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 माह के बीच 6 माह के बाद अगली बैठक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने संसद और लोकसभा, राज्यसभा के बारे में जाना है। अगले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।